हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग पैथो में एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसे हम कहेंगे सेल इंजरी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल इंजरी। तो इसको हम इस टॉपिक से सेल इंजरी से भी पढ़ सकते हैं, या तो स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस और इंजरी, मतलब कुल मिलाकर के हम इसको सेल इंजरी बोलेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, अब ये सेल इंजरी जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, उस देखिए ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है। अगर आप चाहिएगा कि एक वीडियो में कवर कर दीजिए तो लगभग 1 घंटे लग जाएंगे, 1.5 घंटे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इसको हम लोग टॉप छोटे छोटे वीडियो में, ठीक है, पढ़ेंगे। जैसे कि 2-3 वीडियो जाएंगे, ठीक है, 3 पार्ट में जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। देखो यार, ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे टॉपिक को। नहीं तो अगर एक टॉपिक में पढ़ा दूंगा आपको कुछ समझ में नहीं, बकवास लगेगा, लगेगा क्या बक रहा है ये। ठीक है, तो आप लोग देखिए टॉपिक को बस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करेंगे, बस उसको पढ़ते जाइएगा। जैसे से अपलोड होगा वीडियो पढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो सेल इंजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथो में, और ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा फर्दर आगे कोई टॉपिक समझ में नहीं आने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को ये डायग्राम जो अपना जो दिया हुआ है अपना नोट्स में, इसको समझना है पहले। और यही डायग्राम फ्लो चार्ट कहाँ ड्रा करना है, जब सेल इंजरी पूछेगा आपसे पैथो में, तब ऑल ओवर पूरा ये डायग्राम ड्रा करना है। देखिए अब इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कैसे करेंगे, ये हम अब आपको बताते हैं। जैसे कि हम लोग को पार्ट 1 में हम लोग एक तो ये पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में ये पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है, पार्ट 3 में ये पूरा पढ़ लेंगे। तो 3 पार्ट में ये वीडियो जाएगा। अब देखो ये डायग्राम कैसे करना है। पहले नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल सेल को हम लोग अगर लेते हैं, ध्यान से समझना, और इसको जहाँ जहाँ रे चल रहा है वहाँ आप समझने की कोशिश करना दोस्त। ठीक है, नॉर्मल सेल को अगर हम लोग स्ट्रेस देते हैं, ध्यान से समझना, नॉर्मल सेल को अगर हम लोग स्ट्रेस देते हैं किसी भी, अगर नॉर्मल सेल को किसी भी चीज़ पे, अगर किसी कोई भी वस्तु से, अगर कोई भी सब्सटेंस से हम उसको पे स्ट्रेस डालते हैं, तो वो सेल क्या होगा ना, अडप्टेशन में जाने की कोशिश करेगा। पहले तो वो स्ट्रेस होगा हल्का, लेकिन वो अडप्टेशन में जाने की कोशिश करेगा। अब अडप्टेशन में 4 पार्ट आ जाते हैं। एक तो हाइपरट्रोफी, दूसरा हाइपरप्लेजिया, तीसरा एट्रोफी, चौथा मेटाप्लेजिया। तो हम लोग एक वीडियो में यही कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डायग्राम समझते हैं जो फ्लो चार्ट है अपना। अब ये अडप्टेशन में तो चला गया, ठीक है, जो नॉर्मल सेल है अपना दोस्त, वो अडप्टेशन में चला गया। अडप्टेशन में 4 पार्ट था। अब यहीं पे अगर इसका जो स्ट्रेस पड़ा था, अब ये स्ट्रेस को हम अगर हटा देते हैं तो ये फिर नॉर्मल सेल में जा सकता है। ठीक है, यही चीज़ क्या कन्वर्ट हो सकता है नॉर्मल सेल में, ध्यान समझना। अब देखिए जो नॉर्मल सेल है उसको अगर, ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल सेल को अगर इंजीरियस स्टिमुलेशन मिलता है तो वो सेल इंजरी में जा सकता है। ठीक है, सेल इंजरी में जा सकता है। अब देखिए सेल इंजरी में ये भी सेल, ये नॉर्मल सेल सेल इंजरी में गया। अब ये भी सेल सेल इंजरी में जा सकता है जब ये अडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो। ठीक है, अगर ये अडॉप्ट करेगा, अगर ये स्ट्रेस से विड्रॉल होगा तो नॉर्मल सेल में जाएगा। अगर नहीं स्ट्रेस से विड्रॉल होगा तो इनएबिलिटी टू अडॉप्ट, तो वो सेल इंजरी में जा सकता है। अब यही सेल इंजरी क्या करेगा ना कि यहाँ पे 2 पार्ट में जाएगा सेल इंजरी। एक तो माइल्ड ट्रांजिस्टेंस इंजरी, अगर वो माइल्ड ट्रांजिस्टेंस इंजरी उसको मिला है, ठीक है, तो वो फिर से रिवर्सिबल इंजरी में जा सकता है। ठीक है, रिवर्सिबल इंजरी जैसे भी सेलुलर स्वेलिंग, फैटी चेंजेस होकर के वो फिर नॉर्मल सेल में जा सकता है। अगर मान के चलिए वहीं पे इसका सेल इंजरी जो है वो सीवियर प्रोग्रेसिव इंजरी है, अंडरस्टैंड, तो वो इरिवर्सिबल इंजरी में जा सकता है। इरिवर्सिबल इंजरी मतलब वो फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जब दोबारा लौट के नहीं आएगा तो इसमें 2 कारण बन सकते हैं सेल डेथ। ध्यान समझना, एक तो नेक्रोसिस और दूसरा एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे, इसको एक वीडियो में कवर करेंगे, और इसको एक वीडियो में कवर करेंगे। अब देखना ये है कि हम लोग जो, अब हम लोग एक
पार्ट 1 जो पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया 10 मिनट का, लेकिन हम लोग भी इसी तरह मेहनत किए, मेहनत करके आगे निकलना पड़ता है। ये नहीं कि कोई हलवा बना के आपको मुंह में नहीं डाल देगा, चलो भाई हाँ इसको खा लेगा तो पास हो जाएगा, नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस चीज़ को, एग्जामिनर को ऐसे लिख के देना पड़ेगा, एग्जामिनर को ऐसे मतलब कॉपी में आपको दिखाना होगा कि वो एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए, ठीक है। अब आते हैं हाइपरट्रोफी। पहला हम लोग क्या था, हाइपरट्रोफी। तो हाइपरट्रोफी में क्या होगा ना कि इसका हम लोग, हाइपर मतलब क्या होता है ज़्यादा, और ट्रोफी मतलब ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ हो जाना किसी टिश्यू का या तो सेल का, ठीक है। अभी डिफिनेशन देखो, इंक्रीजेज इन साइज ऑफ द टिश्यू, अंडरस्टैंड, इंक्रीजेज इन साइज ऑफ द टिश्यू। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया है, एट्रोफी, ये सब हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझते चलना है, ठीक है। डिफिनेशन, इंक्रीजेज इन साइज ऑफ द टिश्यू, मतलब ये अपना टिश्यू का साइज ये था तो बढ़ करके ये हो गया, ठीक है। और ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। अब ये टिश्यू है, इसका ये टिश्यू है, टिश्यू समझ में आ रहा है ना आप लोग को, टिश्यू किसको बोलते हैं, समझ में आता है, जो बहुत सारे सेल मिल करके बनाते हैं उसको टिश्यू बोलते हैं। अब ये टिश्यू जो है इसका साइज बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका टिश्यू का साइज बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि इनका साइज, सेल का साइज बढ़ रहा है। अब जब सेल का साइज बढ़ेगा तो टिश्यू का साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ कहा है कि इंक्रीज इन साइज ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल कॉजेज इंक्रीज इन द फंक्शनल डिमांड और वर्कलोड। अब ये क्यों बढ़ा, ठीक है, हाइपरट्रोफी आखिर हुआ तो क्यों हुआ, हमको ये जानना है दोस्त। क्योंकि इंक्रीज इन द फंक्शनल डिमांड और वर्कलोड, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्क लोड बढ़ा है टिश्यू पे, या तो फंक्शनल डिमांड बढ़े हैं, ठीक है, इसलिए ये हाइपरट्रोफी में जा रहा है। अब देखो, हाइपरट्रोफी दो तरीका के हम देख सकते हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी, एक पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी, अंडरस्टैंड। जो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी होगा कहीं ना कहीं वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से वो हाइपरट्रोफी में जा रहा है, और पैथोलॉजिकल कहीं ना कहीं वो पैथोलॉजिकल चेंजेस के कारण वो जा रहा है पैथोलॉजी में, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में। अब देखो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में क्या है एग्जांपल, हाइपरट्रोफी ऑफ स्केलेटन मसल्स ऑफ द बॉडी बिल्डर और एथलीट्स। कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी बिल्डिंग अपना बनाते हैं, बहुत ही जिम करते हैं, उनका टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होता है, हाइपरट्रोफी में जाना शुरू हो जाता है, अंडरस्टैंड। यहीं पे अगर पैथोलॉजिकल का एग्जांपल देखा जाए तो हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डिक मसल्स, अपने आप किसी भी कारणवश अंदर से ही वो हाइपरट्रोफी में चला जाता है कार्डिक मसल्स। इसके कारण क्या होता है ना कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी ड्यू टू द हाइपरटेंशन और डैमेज ऑफ द वाल्व, अंडरस्टैंड। इसी का अगर देखा जाए हाइपरट्रोफी ऑफ स्मूथ मसल्स, इसी का पैथोलॉजिकल का, इसमें तो ये स्केलेटन मसल्स देख लिए हम लोग, बॉडी बिल्डर वाला। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दोनों लिखा हुआ, हाइपरट्रोफी ऑफ स्मूथ मसल्स, इनरी ब्लैडर मसल्स इन रिस्पॉन्स टू इरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसका हाइपरट्रोफी, ये दोनों एग्जाम्पल लिख देना आप, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में ये एग्जांपल लिख देना, पैथोलॉजिकल में ये एग्जांपल लिख देना। अब ये हाइपरट्रोफी खत्म। अब इसमें आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रोफी। अगर इसको लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर देने का चांस रहेगा वहाँ पे, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे होता है दोस्त, हाइपरट्रोफी इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ द सेलुलर प्रोटीन, अंडरस्टैंड। हाइपरट्रोफी आखिर क्यों हो रहा था, क्योंकि इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन, वहाँ पे सेलुलर प्रोटीन का बनना ज़्यादा हो रहा था। अब देखिए मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ग्रोथ फैक्टर हम काम करेगा यहाँ पे, मैकेनिज्म स्ट्रेच काम करेगा, और हाइपरट्रोफी ऑफ का एगोनिस्ट काम करेगा। तो ग्रोथ फैक्टर में TGF बीटा, IGF-1, TGF बीटा कहने का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, IGF कहने का मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, अंडरस्टैंड। ये सब ग्रोथ फैक्टर मिलके मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेच मतलब वर्कलोड इंक्रीज होगा तब, और एंजियोटेंसिन नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब हाइपरट्रोफी का एगोनिस्ट काम करेगा। ये तीनों मिलकर के एक्टिवेशन ऑफ सिंगल ट्रांसडक्शन पाथवे को एक्टिवेट करता है, और यही इसी का एक्टिवेशन होने के कारण गाटा 4, नेफ्ट और MEF2 मतलब एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होता है। इसके एक्टिवेट होने के कारण क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ फैक्टर, और उसके बाद दूसरा काम होता है इंडक्शन ऑफ एम्ब्रायनिक फिटल जीन ANF, आर्टरियल न्यूरेटिक फैक्टर एग्जाम्पल इसका, जो मतलब इंडक्शन होगा ऑफ एम्ब्रायनिक फैक्टल जीन में। इसी के कारण ये जब ये एक्टिवेट होगा ना तब ये तीनों कंडीशन आएंगे, अंडरस्टैंड। और
तब ये जाकर के डिक्रीज इन वर्कलोड होगा और इंक्रीज इन मैकेनिकल परफॉर्मेंस, सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन, तो इसके कारण ये होता है। और इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर होगा तो ये सीधा ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। जब ग्रोथ फैक्टर इस पे काम करे, इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये तो मैकेनिज्म हुआ आपका। अब आते हैं हम लोग दोस्त, एनएफ क्या होता है। एनएफ तो हम आपको बता ही, एनएफ के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। इसको अगर ना भी लिखिएगा तो चलेगा आपको, ठीक है। मार्फोलॉजी में लिखेंगे ग्रॉस इन्वॉल्व ऑर्गन इज इन लास्ट एंड माइक्रोस्कोपी जब करके देखेंगे तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल एज वेल एज न्यूक्लियाई। अब आते हैं हाइपरप्लेजिया। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, ठीक है, अब देखते चलेंगे क्योंकि दूसरे वीडियो भी हम लोग को पढ़ना है। अब देखना ये है कि हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि इसका डिफिनेशन, वहाँ पे क्या हो रहा था, साइज इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज इन द साइज मास ऑफ द ऑर्गन और द टिश्यू ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल, वहाँ पे भी साइज इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे भी साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वहाँ हाइपरट्रोपी में भी साइज इंक्रीज हो रहा था, हाइपरप्लेजिया में भी साइज इंक्रीज हो रहा था, लेकिन कारण दोनों का अलग अलग है। वहाँ क्या हो रहा था, साइज इंक्रीज हो रहा था, यहाँ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, अंडरस्टैंड, इन द ऑर्गन ऑफ द टिश्यू। अब देखना ये है कि हाइपरप्लेजिया में दो कंडीशन आता है, एक तो फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल में पहले देखेंगे हाइपरप्लेजिया ड्यू टू द, फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब कहीं भी अगर आ जाए कि फिजियोलॉजिकल के कारण ये आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो हार्मोन से रिलेटेड है, अंडरस्टैंड। तो हाइपरप्लेजिया ड्यू टू हार्मोन, हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंडुलर इपिथेलियम ऑफ फीमेल ब्रेस्ट ऑफ पिट्यूटरी और प्रेगनेंसी और लोकेशन फ्रॉम द एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन। अब देखिए लैक्टेशन है फ्रॉम द एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन, तो ये कंडीशन के कारण क्या हो रहा है, हाइपरप्लेजिया हार्मोन। अब देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे, जैसे कि ड्यू टू द एक्सेसिव इंडोक्राइन स्टिमुलेशन और ड्यू टू द क्रोनिक इंजरी और इरिटेशन, एक्सेसिव हार्मोनल इन स्टिमुलेशन, एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है ड्यू टू द एस्ट्रोजन, और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है ड्यू टू द एंड्रोजेनिक हार्मोन, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख देना, ठीक है, ये और ये दोनों एग्जाम्पल लिख देना। अब आते हैं क्रोनिक इंजरी, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन में लीड टू द हाइपरप्लेजिया, ठीक है, ये भी हो सकता है फिजियोलॉजिकल में। अब पैथोलॉजिकल में आते हैं, पैथोलॉजिकल में क्या होता है कि पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में लीड टू द कैंसर, जैसे कि एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में लीड टू द डेवलप एंड्रोमेट्रियल कैंसर, अंडरस्टैंड। तो इसका मैकेनिज्म है सेल प्रोलिफरेशन में जाता है, मोस्टली ऑफ मैच्योर्ड सेल मेडिएटेड थ्रू द स्टिमुलेशन बाय द ग्रोथ फैक्टर और हार्मोन। मॉर्फोलॉजी में देखेंगे ग्रो, ये जरूर लिखना मॉर्फोलॉजी, अगर आप ये नहीं, ये छोड़ते हैं एग्जाम में तो आपको नंबर कट जाएगा। तो मॉर्फोलॉजी लिखना बहुत जरूरी। ग्रॉस में साइज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन इज इंक्रीज्ड, माइक्रोस्कोपी में क्या करेंगे, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, इंक्रीज इन द माइटोटिक फिगर, तभी तो ये माइटोटिक, जब ये इंक्रीज हो रहा है इसके इसके कारण तो कैंसर के रूप ले रहा है आगे चल के, ठीक है। तो ये पैथोलॉजिकल हो गया। अब आते हैं एट्रोपी। एट्रोपी में क्या होता है, ये मतलब स्टॉप एंड ट्रोपी मतलब ग्रोथ, मतलब पूरी तरीके से वो ग्रोथ करना स्टॉप हो जाता है, अंडरस्टैंड। डिफिनेशन, रिड्यूस इन द साइज ऑफ द ऑर्गन, देखो वहाँ साइज बढ़ रहे थे, यहाँ पे साइज ऑर्गन रिड्यूस हो गए, ठीक है, और टिश्यू, रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिक्रीज इन द सेल साइज और द नंबर, क्यों, क्योंकि सेल साइज ही डिक्रीज हो रहा है और नंबर इसका डिक्रीज हो रहा है। इसका भी कॉज फिजियोलॉजिकल कॉज है और पैथोलॉजिकल कॉज है, अंडरस्टैंड। फिजियोलॉजिकल कॉज में ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट में ये एट्रोपी होगा और ड्यूरिंग अडल्ट लाइफ में एट्रोपी होगा, ठीक है। तो ये देख लेना एट्रोपी कब हो रहा है, फीटल में और अडल्ट में। पैथोलॉजिकल में आते हैं तो डिसयूज एट्रोपी, डिक्रीज इन द वर्कलोड, उसके कारण एट्रोपी हो रहा है, मतलब काम करना बंद कर देगा तो एट्रोपी होगा ही। आप अगर 2 महीना 3 महीना कुछ काम करना बंद कर दीजिए शरीर से, देखिए एट्रोपी होना शुरू हो जाएगा। डी इनर्वेशन एट्रोपी, लॉस ऑफ इनर्वेशन, मतलब अगर इनर्वेशन जो इनर्वेटेड मसल्स होते हैं उसको अगर सेंसेशन जाना बंद हो जाएगा तो डी इनर्वेशन एट्रोपी उसको बोलेंगे, ठीक है। इस्केमिक एट्रोपी, अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो इस्केमिक एट्रोपी में वो चला जाएगा। प्रेशर एट्रोपी क्या होता है, एट्रोपी ऑफ रेनल पैरेन्कामा इन हाइपर हाइड्रोनेफ्रोटिसिस ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रेशर, अंडरस्टैंड। ये प्रेशर एट, ये सब एग्जांपल है, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैकेनिज्म, एट्रोपी सेल हैव अ डिमिनिश्ड फंक्शन, देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रोटीन सिंथेसिस
एंड इंक्रीज इन द प्रोटीन डिग्रेशन इन द सेल। अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये मैकेनिज्म है एट्रोपी का, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होता है, प्रोटीन डिग्रेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम लोग लिखेंगे ग्रॉस में ऑर्गन इज स्मॉल एंड ऑफ्टन संकेन, माइक्रोस्कोपी में सेल आर स्मॉलर इन साइज ड्यू टू द रिडक्शन इन द सेल ऑर्गेनेल्स। अंडरस्टैंड, ये मॉर्फोलॉजी है। अब आते हैं मेटाप्लेजिया, सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाप्लेजिया डिफिनेशन। इट इज अ रिवर्सिबल चेंजेस इन विच वन अडल्ट सेल टाइप रिप्लेस्ड बाय द अनदर सेल टाइप, अडल्ट सेल टाइप। अंडरस्टैंड, एक जो अडल्ट सेल टाइप है वो रिप्लेस हो जाता है अनदर अडल्ट सेल टाइप से। अंडरस्टैंड, ये डिफिनेशन है इसका मेटाप्लेजिया। मेटा मतलब चेंज एंड प्लेजिया मतलब ग्रोथ, चेंज इन ग्रोथ। अंडरस्टैंड, मतलब एक दूसरे से रिप्लेस कर रहा। याद रखना, मेटाप्लेजिया कहने का मतलब एक दूसरे से रिप्लेस कर रहा है। इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंजेस इन विच वन अडल्ट सेल टाइप रिप्लेस्ड बाय द अनदर अडल्ट सेल टाइप। अंडरस्टैंड, मतलब कहने का मतलब ये सेल है जो इसको रिप्लेस कर रहा है इस सेल में। अब अगर ये स्क्वामस सेल है तो ये कोलुमनर सेल में रिप्लेस कर देगा, अगर ये कोलुमनर है तो इसको स्क्वामस सेल में रिप्लेस कर देगा। अब देखना ये है कि कौन सेल कहाँ पे कौन सेल प्रेजेंट रहता है। अंडरस्टैंड, कॉजेज मेटाप्लेजिया इज यूजुअली फुल्ली रिवर्सिबल अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू द क्रोनिक परसिस्टेंस इंजरी। अंडरस्टैंड, मेटाप्लेजिया जो है ये फुल्ली रिवर्सिबल अडेप्टिव रिस्पॉन्स देता है। अंडरस्टैंड, इफ द स्टिमुलस इज रिमूव फ्रॉम द रिमूव द मेटाप्लास्टिक इपिथेलियम में रिटर्न टू द नॉर्मल। अंडरस्टैंड, वही अगर यहाँ पे बोला है कि अगर स्टिमुलस रिमूव हो जाता है मेटाप्लास्टिक इपिथेलियम से तो वो नॉर्मल सेल में रिटर्न हो सकता है। अंडरस्टैंड, द रिप्लेसिंग सेल टाइप यूजुअली मोर स्टडीड टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अंडरस्टैंड, ये लाइन मत लिखना, ये नहीं समझ में आया हटा देना इसको, ठीक है, कैंसिल। अब देखो जो भी है जो समझ में आ रहा है वही लिखना है। अंडरस्टैंड, आपको जो समझ में आ रहा है वही चीज़ लिखना है एग्जाम में, बाकी तो जो मैं समझा रहा हूँ वो अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया क्या होता है, दो तरह का होता है, इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। अंडरस्टैंड, दो टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे, इपिथेलियल टिश्यू मेटाप्लेजिया एंड कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया। अंडरस्टैंड, देखिए क्या होता है ना कि इपिथेलियल जो होता है दो पार्ट में बढ़ जाता है, स्क्वामस मेटाप्लेजिया एंड कोलुमनर मेटाप्लेजिया। स्क्वामस मेटाप्लेजिया मोर कॉमन मेटाप्लेजिया होता है दोस्त, मैं पूरी तरीक़ा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेक्चर इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है। अंडरस्टैंड, स्क्वामस मेटाप्लेजिया क्या होता है ध्यान से समझना, एनी अदर इपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय द अदर स्क्वामस इपिथेलियम दैट इज कॉल्ड स्क्वामस इपिथेलियम मेटाप्लेजिया। अंडरस्टैंड, जैसे में रिस्पायरेटरी सिस्टम हैज सिलिएटेड सीड ऑफ स्टेटिफाइड कोलुमनर इपिथेलियम बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। अगर देखो रिस्पायरेटरी के पास क्या है, ये सेल है, लेकिन अगर स्मोकिंग हम अगर करते हैं तो वो चेंज हो जाता है स्क्वामस मेटाप्लेजिया में, इसलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए दोस्त, अगर कोई करते हैं तो वो जल्दी से छोड़ दें। बाइल डक्ट एंड पेनक्रेटिक डक्ट हैज क्यूबाइडल इपिथेलियल, इट चेंजेस इनटू द स्क्वामस मेटाप्लेजिया ड्यू टू द स्टोन इन द डक्ट एंड इन्फेक्शन। तो ये एग्जाम्पल है ये सबका। अंडरस्टैंड, इनरी ब्लैडर हैज गैस in the bladder has transitional epithelium because of the stone or the infection it changes into the squamous epithelium। तो squamous epithelium का एग्जाम्पल है। अब आते हैं कोलुमनर मेटाप्लेजिया, इसको बोलते हैं ग्लोबुलेट सेल मेटाप्लेजिया और बैरेट ओएसोफेगस। आपको ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा जब वाइवा दीजिएगा तो, लेकिन आपको वाइवा तो होता नहीं है, लेकिन फिजियोलॉजी में ये पूछा जाता है कोलुमनर मेटाप्लेजिया। अंडरस्टैंड, फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है बैरेट ओएसोफेगस। देखिए, ड्यू टू द नॉट वर्किंग प्रॉपर ऑफ वाल्व और एसिडिक पीएच रीचेज इनटू द ओइसोफेगस। अगर यहाँ पे एक वाल्व होता है, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं करता तो इसका जो एसिडिक जो भी होता है वो ओइसोफेगस में पहुँच जाता है। उसके कारण क्या होता है ना कि GERD एक डिजीज़ होता है, गैस्ट्रो ओइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, इसमें जलन होती है ओइसोफेगस में, दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न। तभी कोई बंदा बोलेगा कि देख हार्ट बर्न हो रहा है, लग रहा है जल रहा है यहाँ पे। अंडरस्टैंड, तो यही गैर्ड होता है। अंडरस्टैंड, अब आते हैं स्क्वामस इपिथेलियम चेंज इनटू द कोलुमनर इपिथेलियम। अब यहाँ पे जो स्क्वामस इपिथेलियम था वो सीधे जाकर के कोलुमनर इपिथेलियम में चेंज हो जा रहा है बिकॉज ऑफ कोलुमनर इपिथेलियम सेक्रेट म्यूसिन। अंडरस्टैंड, मैकेनिज्म क्या था, मैकेनिज्म है डेवलप ड्यू टू द रीप्रोग्रामिंग ऑफ द प्रिकर्सर सेल्स, स्टेम सेल्स और अनडिफिशिएंट मेसेनकाइमा सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन द नॉर्मल सेल। ये मैकेनिज्म आप लिख देना, ठीक है, बाकी कोलुमनर सेल का कोलुमनर मेटाप्लेजिया का एग्जाम्पल है ये। अब देखिए कॉजेज ऑफ सेल इंजरी,
व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाला वीडियो भी बहुत लंबा होने जा रहा है। मैकेनिज्म हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बस आज कॉज ही पढ़ेंगे। तो कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी में इट इज़ इफेक्टेड और स्ट्रेस ऑन द सेल ड्यू टू द वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट। क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं सेल इंजरी का? हाइपोक्सिया सबसे बड़ा कॉज हो सकता है, ठीक है, यही हम लोग को समझना है। बाकी तो छोटा छोटा पॉइंट है। हाइपोक्सिया में इनएडिक्वेट मतलब कमी हो जाना ऑक्सीजन ऑफ द टिश्यू, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना टिश्यू में, उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया, इस्केमिया, डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई। अब हाइपोक्सिया का क्या कॉज है? क्योंकि इस्केमिया, अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है सही से, तो वहाँ पे हाइपोक्सिया होने का चांस है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच, जब ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन कहाँ से पहुंचेगा? तो इस्केमिया हो जाएगा, ठीक है। वाई इस्केमिया होकर क्यों? क्योंकि अब इस्केमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इस्केमिया इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो रहा है, या तो आर्थरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, आर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब लिपिड, लिपिड का जम जाना, इसलिए आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अंडरस्टैंड? मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है? देखिए, हाइपोक्सिया हुआ तो रिड्यूस इन एरोबिक ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन। अंडरस्टैंड? आप पढ़े होंगे 11th में। अब देखिए, जब वहाँ एरोबिक ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन ये हुआ, रिड्यूस हुआ, तो डिक्रीज इन एटीपी सिंथेसिस। इसी के कारण जब ये डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज इन सोडियम पोटेशियम पंप। जब ये डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सोडियम। अंडरस्टैंड? सोडियम। अब आउटकम क्या होगा? डिपेंड अपॉन द सिविरिटी ऑफ हाइपोक्सिया। अंडरस्टैंड? अडाप्ट भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकता है, सॉरी, और डाई भी हो। यहाँ पे इंजरी लिखा हुआ है, यहाँ पे डाई लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? तो 3 कंडीशन बनेगा, अडाप्ट भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, मतलब मर भी सकता है वो सेल। यहाँ पे ये डायग्राम में आपको समझाया हुआ है अच्छे से, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। अब देखना, ये है फिजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट में ये सारे एजेंट हैं जो कॉज करते हैं, अंडरस्टैंड, सेल इंजरी का। केमिकल एजेंट में ये सारे केमिकल एजेंट है जो सेल इंजरी को कॉज करेगा। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में ये है जो कॉज करेगा। जेनेटिक रीअरेंजमेंट में ये है, और इन्फेक्शन में ये है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग कल से हम लोग स्टार्ट, एक और है यहाँ पे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, इसके कारण भी क्या होता है, ये कॉज कर सकता है, मतलब सेल इंजरी। अब मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी कल हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ से पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत लंबा ये टॉपिक है दोस्त, तो आप लोग को बहुत कोऑपरेटिव से चलना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। जितना हो सके मैं अपना प्रयास पूरा कर रहा हूँ, ठीक है, 100% दे रहा हूँ दोस्त। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।